पिछले क्लास में हम वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, हम इस सब पे बातें कर चुके हैं जो पिछले क्लास में हुआ है। आज हम अगला टॉपिक है बिंदु लगाने का तरीका। हेडिंग डालिएगा बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका। ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद वर्णमाला, उसके अगला क्लास होगा इसका ऑब्जेक्टिव का, जो हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। हेडिंग लिख लीजिए बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका जैसे ये है, ये हम पढ़ा चुके हैं। ये ऊपर वाला क्या होता है, शिरोरेखा। ये होता है खड़ी पार। जैसे कोई व्यंजन है, ये ऊपर वाला होता है शिरोरेखा, ये होता है खड़ी पार। आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदु लगाने का तरीका। जैसे यहाँ पे बिंदु, ये सब चारों बिंदु के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे बोलते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा, और इसे बोलते हैं खड़ी पार। फर्स्ट लिखिएगा, पहला खड़ी पार के यहाँ पे बिंदु लगे तो इसे बोलते हैं पश्चाक्षर। पश्चाक्षर जैसे कि अंगा। अब ध्यान से पढ़ते जाइए पूरा। जैसे ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान ऑब्जेक्टिव है, पढ़ने के बाद लगेगा। फुल में फुल स्कोर करिएगा व्याकरण में। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो 10th 12th कॉम्पिटिशन, कोई भी एग्जाम में। ये हो गया। खड़ी पाए के इधर बिंदु लगता है तो उसे बोलते हैं पश्चाक्षर, जैसे कि अंगा। अब दूसरा ले लीजिए, दूसरा टॉप खड़ी पाए के इस साइड बिंदु लगे, जैसे कि क, ख, ग, घ। ये जो शब्द है ये अरबी, फारसी ये शब्द हैं। ये जो बिंदु है इसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जैसे ये बिंदु लगा है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नुक्ता। ये सब जो लिखा रहता है इसे बोलते हैं अरबी फारसी के शब्द। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, शिरोरेखा के ऊपर लगा हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वर। क्या बोलते हैं, अनुस्वर। साथ साथ कॉपी में लिखते जाइए, लिखते लिखते याद भी होगा और बाद में रिपीट करने के बाद आपको एहसास होगा कि हम सही जगह पढ़ रहे हैं। अनुस्वर जैसे पंप, जैसे हलंत, जैसे शंकर, जैसे अंस्वर लगा, इसे क्या बोलेंगे, अनुस्वर, हलंत और शंकर। ये जो है अंस्वर मतलब क्या होता है, आधा लिखना। ये जो लास्ट वाला शब्द है, अक्षर है प, इसका पांचवा अक्षर लिखते हैं अंस्वर हटाना हो तो। जैसे लिखेंगे प का पांचवा अक्षर क्या होता है, पंप, म, इसे लिखेंगे पंप। ये अंस्वर है, इसका अगला अक्षर त है, इसका पांचवा अक्षर लिखेंगे। त का पांचवा अक्षर क्या हो गया, न, इसे लिखेंगे हलंत। शंकर है,
का पांचवा अक्षर लिखेंगे आंसर हटाने के लिए। शंकर, ये लोटनी का, इसे आधा लिखने के लिए इसमें हलंत लगाते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं, समझे। स्वर को आधा नहीं लिखा जाता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में। जो जो नहीं देखा उसे देखिए, आपको एहसास होगा कि हम कितना बढ़िया से पढ़ाते हुए गए। हो गया। अंशुर हटाने के लिए अगला अक्षर का पांचवा अक्षर लिखते हैं म। अंशुर हटाएंगे, अगला अक्षर क्या है, ता का पांचवा अक्षर क्या है, ना। इसे पांचवा से लिखेंगे आधा। शंकर, अंशुर का अगला अक्षर क्या है, का पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा। अंगा क्या है, लोटनी। इसे लिखने के लिए हलंत लगाते हैं। अब चौथा लिखिएगा, खड़ी पाई के बीचों बीच बिंदु लगा हो तो इसे बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उच्छिप्त, उच्छिप्त बोलते हैं, या द्विगुण बोलते हैं, या इसे तारण जात बोलते हैं। तारण जात। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे आढ़ा और आढ़ा, दो। यहाँ पे अब देखिए, समझिए, खड़ी पाई के इस साइड बिंदु लगे, इसे पांचवा अक्षर बोलेंगे, जैसे कि अंगा। खड़ी पाई के इस साइड बिंदु लगे, इसे अरबी फारसी के शब्द कहते हैं। ये खड़ी पाई के इधर लगा है, इसे बोलते हैं नुक्ता। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा हो इसे बोलते हैं अंशुर, जैसे पंप, हलंत और शंकर। अंशुर हटाने के लिए अगला अक्षर का पांचवा अक्षर लिखते हैं आधा। और खड़ी पाई के बीचों बीच हो तो इसे उच्छिप्त, द्विगुण, तारण जात। एग्जाम्पल में आढ़ा, आढ़ा, इसे उछाला गया है। अब लिखेंगे अगला, हेडिंग डालिएगा सुंदर सा, प्यारा सा, मेरे भाई मेरे बहना लिखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए, प्यारा सा हेडिंग डालिए, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। लिखिए, मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। इससे बढ़िया नोट्स आपको क्लास में कोई भी टीचर बना के नहीं देता है। हम आपको समझा रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं पूरा प्रोफेशनल तरीके से, जैसे एग्जाम में आपको हेल्प मिले। मात्रा के आधार पर कितने, 3। पहला है लघु स्वर, इसी को बोलते हैं हर्ष स्वर, या इसी को बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा वाला, एक मात्रिक स्वर, इसी को बोला जाता है लघु स्वर, हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसे हम बड़ा स्वर भी बोलते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, और इसे ही हम बड़ा स्वर कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। खैर, अगला है प्लुप्त स्वर। इसे हम संस्कृत भाषा में अधिकांश उपयोग करते हैं। तीसरा क्या है, प्लुप्त स्वर। अब हम समझेंगे कि लघु स्वर क्या है। लघु स्वर क्या है, इसकी संख्या कुल 4 होती हैं।
कुल संख्या कितनी है? 4। जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। जैसे आ, ई, ऊ, री, इस सब में कम समय लगता है उच्चारण करने में। लिख लीजिए नोट डाल के। जिसके उच्चारण में कम समय लगे। लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर क्या होता है? इनकी संख्या 4 होती है। आ, छोटी ई, छोटी ऊ, री, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। दो बार बोलिए। लघु स्वर कितना है? 4। आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अब आते हैं दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं? इनकी कुल संख्या 7 है। कुल संख्या कितना बोले? 7। जैसे इसमें आ जाता है आ गया, बड़ी ई आ गया, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, औ आ गया और औ आ गया। जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे। जैसे हम बोलेंगे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। इसे लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे ही दीर्घ स्वर लिखते हैं। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के। जिसके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब अगला टॉपिक अगला है प्लुस स्वर। इसका हम बोल चुके हैं, इसे संस्कृत भाषा में अधिकांश उपयोग करते हैं। इसके उच्चारण में लघु स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी हम बोल सकते हैं 3 गुना समय लगता है। लिखिएगा। जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, या बोल सकते हैं लघु स्वर से 3 गुना समय लगे। लघु स्वर से 3 गुना समय लगे। जैसे कि हो गया राम। प्लुस स्वर में ये वाला साइन अधिकतर यूज होता है, ये ऐसा रहेगा। जैसे राम हो गया, जैसे ओम हो गया, ओम, ये सब ज़्यादा साइन यूज होता है बीच वाला। अधिकतर इसे हिंदी भाषा में तो बहुत ही कम यूज करते हैं, इसे संस्कृत भाषा में अधिकतर बार यूज किया जाता है। देख लीजिए क्या पढ़ा है शुरू से। बिंदु लगाने का तरीका पढ़ लिए। पजमा, छ, नुक्ता, अनुस्वर, उक्षिप्त। फिर पढ़ें स्वरों का वर्गीकरण, लघु स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुस स्वर क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार, जो है जीवा के आधार पर। हरी डालिएगा। जीवा के आधार पर वर्गीकरण। पूरा सुंदर सा हेडिंग डालिएगा, बहुत ही सुंदर सा। जीवा के
आधार पर वर्गीकरण बोल सकते हैं। पहला है अग्र स्वर और दूसरा है मध्य स्वर, या इसे हम बोल सकते हैं उदासीन स्वर, और तीसरा है पंच स्वर। अब पहला लिखिएगा अग्र स्वर और दूसरा है बोले मध्य स्वर, यानी हम इसे बोल सकते हैं उदासीन स्वर। तीसरा है पंच स्वर। अब अग्र स्वर क्या है? अग्र स्वर क्या है? जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ए। इनकी कुल संख्या 4 होती है। हेडिंग लिखिएगा। लिखिए अग्र स्वर क्या होता है। जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ए, बड़े ए। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। अग्र स्वर क्या होता है? जीभ के अगला हिस्सा उच्चारित किए जाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए। बोल के देखिए, अगला हिस्सा से उच्चारित होगा। कुल संख्या इसकी 4 होती है। एक ये मध्य स्वर है, ये एक एकलौता स्वर है अ, छोटा, जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। लिखिएगा मध्य स्वर या उदासीन स्वर। जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होती हैं। एकलौता है ये, जो मध्य स्वर से होती हैं। इनकी कुल संख्या 1। अब पश्म स्वर क्या है? जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होती हैं। समझ गए? जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होती हैं। जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होती हैं। 4 तो ये हो गया है, एक ही। ये दोनों को छोड़कर इसमें सारे लिख दो। सिर्फ री को हटाना है, सिर्फ री को छोड़ के। बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। इनकी कुल संख्या 5। समझ गए? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चिम स्वर क्या होता है जीवा के आधार पर। अब एक नोट डालिएगा, बहुत ही सुंदर, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। नोट देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। समझिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10। इतना पढ़ने के बाद अब एक टॉपिक डालिएगा, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
हेडिंग है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन सा है? इसमें 4 आता है। पहला लिखिएगा, पहला है विवृत स्वर, जो मुख पूरा खुला वो है आ। विवृत स्वर मुख पूरा खुला आ, जैसे आप बोलिएगा तो ये मुख पूरा खुलता है, इसी को बोलते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या आता है? आ, बड़ा आ। दूसरा अर्ध विवृत स्वर, यानी मुख आधा खुलेगा, आधा खुलेगा। इसके अंदर आएगा छोटा आ, बड़े ए, बड़ा ओ। बोल के देखिएगा, आ ए ओ, मुख आधा खुलता है, इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त स्वर। और तीसरा है संवृत्त स्वर, मुख लगभग बंद होता है, यानी मानो तो लगभग बंदे होता है। मुख लगभग बंद होता है मेरा भाई, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और चौथा है अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त स्वर, मुख आधा बंद होता है, मतलब आधा बंद रहेगा। मुख आधा बंद होता है, इसमें आएगा छोटा ए और छोटा ओ। मुख आधा बंद होता है, समझ गए? मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। विवृत स्वर क्या होता है? मुख पूरा खुलेगा, जैसे आ बोलिएगा तो मुख आधा खुलेगा। अर्धवृत्त स्वर मुख आधा खुलेगा, जैसे बोलिएगा छोटा आ, ए, ओ, मुख आधा खुलता है। समृद्ध स्वर मुख लगभग बंद होता है। और अर्ध समृद्ध स्वर मुख आधा बंद होता है। अब अगला हेडिंग डालिएगा, बहुत ही सुंदर मेरे भाई, जातीय विभाजन। अगला बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा ऐसे ऐसे मज़ा आएगा, बहुत सारा मज़ा। और ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो और ही मज़ा आएगा। अगला टॉपिक क्या है? जातीय विभाजन। जातीय विभाजन आप बहुत जगह पढ़े होंगे व्याकरण, लेकिन बहुत ही कम होगा जो पूरा डिटेल में पढ़ाया होगा। जातीय विभाजन, जातीय विभाजन 2 तरह से होता है। पहला होता है सजातीय, सजातीय स्वर, और दूसरा होता है विजातीय स्वर। जातीय स्वर और विजातीय स्वर। अब बोलिएगा भैया सजातीय स्वर क्या होता है? वे स्वर जो एक जाति के हो वो सजातीय स्वर हो जाता है। जैसे आ, इसे विच्छेद करेंगे तो लिखिएगा अ प्लस आ। लिखिए पहले, तब आएगा समझ। सजातीय स्वर क्या होता है मेरे भाई? वे सभी
स्वर जो एक जाति के हो उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई। इसे हम विच्छेद करेंगे तो आप बोलिएगा भैया ई अ प्लस अ में विच्छेद होगा ऊ। इसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ और ई को लिखिएगा छोटा ई प्लस छोटा ई। मतलब सजातीय स्वर क्या होता है? वे सभी स्वर जो एक जाति के हो, ये सब एक जाति के हैं, इसलिए इसे सजातीय स्वर कहते हैं। और विजातीय स्वर क्या होगा भैया? वे स्वर जो अलग अलग जाति के हो उसे हम विजातीय स्वर कह सकते हैं। खैर, परिभाषा लिखिए। वे स्वर जो अलग अलग जाति के हो उसे हम विजातीय स्वर बोल सकते हैं। जैसे ए, बड़ा ए, छोटा हो, बड़ा हो। इसे विच्छेद करेंगे तो इसे लिखेगा आ प्लस ई में विच्छेद होगा छोटी ई। इसे विच्छेद करिएगा तो आ प्लस ए में विच्छेद होगा। ओ को विच्छेद करेंगे आ प्लस ऊ में विच्छेद होगा और अ को विच्छेद करेंगे तो आ प्लस ओ में विच्छेद होगा। जिसकी जाति स्वरों के अलग अलग हो उसे हम विजातीय स्वर कह सकते हैं। समझ गए? लिख लीजिए। और अगला टॉपिक हम बहुत ही सुंदर सा है जो एकदम ही लाजवाब टॉपिक है। उसका हेडिंग का नाम है परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। हेडिंग डालिए परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। मेरे छोटे भाई, इसे हम और इसे बिंदु को और इसे हम क्या बोलते हैं? आप बोलिएगा भैया इसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं और इसे हम अनुस्वर बोलते हैं भैया। इसे हम विसर्ग बोलते हैं। यही बिंदु के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। चंद्र बिंदु, अनुस्वर, विसर्ग। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक बोलते हैं। दूसरा है अनुस्वार और तीसरा है विसर्ग। 3 भाग हो गए, अनुनासिक, अनुस्वर और विसर्ग। आप बोलिएगा भैया अनुनासिक क्या होता है? जिसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उच्चारण करते समय। जैसे हम बोल रहे हैं गांव, चांद, दांत, काटा, 5 जो शब्द हम बोले हैं, नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती हैं, इसी को ही हम अनुनासिक कहते हैं।
डेफिनेशन लिखिए पहले, तब समझ आएगा। जिसके जिसमें नाक से कम, मुख से ज़्यादा वायु वायु निकलती है, उच्चारण करते समय। एक पॉइंट और लिखिए, यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है। मतलब तद्भव क्या होता है, इसे हम जब तत्सम तद्भव पढ़ाएंगे उस समय हम बहुत ही क्लियर से बताएंगे तद्भव क्या होता है। अभी इतना ही समझिए कि यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे चांद, जैसे दांत, जैसे 5, जैसे गांव। बोल के देखिए, चांद, दांत, 5, गांव। जिसमें नाक से कम, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वर इसका उल्टा होता है। जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर लिखिए, जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती हैं, इसे ही हम अनुस्वर कहते हैं। और एक पॉइंट डाल के लिखिए, यह तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। जो अनुस्वर है इसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है और यह तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लिखिए, उदाहरण जैसे कंटक, जैसे संस्कार, जैसे पंच, जैसे दंत, जैसे संयम। एट एक्स्ट्रा मेरे भाई। जैसे बोलिए, कंटक, संस्कार, पंच, दंत, संयम। जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है, इससे ही हम अनुस्वर कहते हैं। अब विसर्ग क्या है? विसर्ग संस्कृत के शब्दों में स्वरों के बाद प्रयोग होता है, उससे ही हम विसर्ग कहते हैं। पहले हेडिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, तब आपको बेहतर समझ आएगा। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। जैसे
जैसे स्वर के बाद संस्कृत है, संस्कृत शब्द के स्वर के बाद प्रयोग होता है, ऐसे ही विसर्ग जैसे प्रातः, जैसे दुख है, बीच में क्यों लगाया भैया, ये सब हम आगे जानेंगे जब पढ़ाएंगे आगे। और जैसे हो गया प्रातः काल, प्रातः काल, जैसे हम इसे तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, प्रातः प्लस काल, समझ गए। अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वर क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। आप एक बहुत ही जनरल नॉलेज के लिए एक नोट डालिएगा, सुंदर सा नोट। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वर और विसर्ग स्वर नहीं है। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, मतलब पंडित किशोरी प्रसाद ने कहा है अनुस्वर और विसर्ग स्वर नहीं है। अब हम आगे हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन अंतः स्तन व्यंजन क्या होता है, ये सब क्या होता है। व्यंजन तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं एक नज़र में। अब हम व्यंजन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब एक वर्ग बना रहा है तो हम लिख सकते हैं वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या, मेरे भाई मेरी बहना बताइएगा कितना है, 25। अब 25 कौन कौन सा है इसे समझिएगा। 16 प्लस 4 प्लस 5, 5 जो है इसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन कौन होते हैं, जो ये वाले लास्ट वाले हैं, इसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। तो नासिक व्यंजन कौन है, नासिक क्या व्यंजन, अंग, इया, न, म, ये सब नासिक व्यंजन है, मतलब नाक से बोलने वाला। तो 4 क्या है, 4 स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी, सॉरी स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी कौन है, स्पर्श संघर्षी ये वाला चा, छा, जा, झा, इसी को हम बोलते हैं स्पर्शी संघर्षी। च, छ, जा और झा,
तो बोलते हैं स्पर्शी संघर्ष से। अब 16, 16 क्या है? 16 है स्पर्शी व्यंजन। 16 क्या है? स्पर्शी व्यंजन। आप बोलिएगा स्पर्शी व्यंजन कौन है? टा से लेकर भा तक और का खा गा घा, ये हो गया स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। और ये हम क्या बताएं? ये हम बताए हैं स्पर्श संघर्षी। और ये नासिक व्यंजन, नासिक क्या व्यंजन। समझ गए? इसे आप खुद लिख लीजिएगा देख के। स्पर्शी व्यंजन 16 बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन, हेडिंग डालिए। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। या और वा को हम अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अर्ध स्वर। या और वा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। इस अर्ध स्वर, इसको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन संप्राह व्यंजन भी कहा है। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है जो हम बोले। इसे इतना समझिए, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। समझ गए? आप आगे लिखिएगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है? और आगे इसके आगे आगत स्वर क्या होता है? अब हेडिंग डालिएगा प्यारा सा, उष्म व्यंजन। हेडिंग डालिए उष्मीय व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे ही उष्म व्यंजन कहते हैं। लिखिए, जिन वर्णों में के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे ही उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालम स, बुधांश स, दंत स और हा। जैसे आप बोलते हैं सा, मतलब उष्मा बाहर की ओर निकलती है। जैसे बोलिएगा सा, सा। हा, मतलब हाथ रख के देखिए, उष्मा बाहर निकलेगा बोलने पे। जैसे बोलेंगे सा, हा, उष्मा बाहर निकल रहा है। और गर्म गर्म उष्मा निकलता है हवा मुख से, इसलिए इसे बोलते हैं उष्ण व्यंजन। आगत स्वर क्या होता है भैया? लिखिए डेफिनेशन, हेडिंग लिखिए पहले। आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए तो इससे ही आगत स्वर। जैसे हम बोलें कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम हिंदी में लिख दिए तो इससे ही हम बोलेंगे आगत स्वर। डेफिनेशन लिखिए, यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, जैसे हम बोले कॉफ़ी,
कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम हिंदी में लिख दें तो इसी को हम बोलते हैं आदर्श स्वर। जैसे हम बोले हॉस्टल, हॉस्टल, इसी को हम हिंदी में लिख दें हॉस्टल, इसी को हम आदर्श स्वर बोलेंगे। जैसे ऑपरेशन, ऑपरेशन, इसी को हम हिंदी में लिख दें ऑपरेशन, इसी को हम आदर्श स्वर बोलेंगे। मेरे भाई मेरी बहना, क्लास अच्छी लगे तो अपने भाई बहन दोस्त को बताइएगा। ज्ञान विद्या चैनल पे व्याकरण बहुत ही धैर्य से पढ़ाया जा रहा है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। मेरे से कुछ भी भूल चूक हुआ हो बताने में तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, का वर्ग क्या होता है, चा वर्ग क्या होता है, टा वर्ग क्या होता है, घोष अघोष महाप्राण ये सब क्या होता है, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास में पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए धैर्य से पढ़ें। धन्यवाद।